हेलो स्टूडेंट। आज हम संविधान के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। ये हर साल एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने इन सारे प्रश्नों को इंक्लूड किया है। हर एक प्रश्न को बताते हुए मैं ये ज़रूर बताऊंगा आपको कि किस वर्ष कौन से पेपर में पूछा गया था। इसमें बहुत सारे प्रश्न व्यापम के और अधिक प्रश्न पीएससी और यूपीएससी के भी कुछ प्रश्न मैंने शामिल किए हैं। तो इसे हम लगातार बनाते हुए चलेंगे, क्योंकि ये प्रश्न हर वर्ष पूछा ही जाता है। पहला प्रश्न बोलता है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद बेगार और बालात श्रम को प्रतिबद्ध करता है तथा उसे अपराध घोषित करता है। तो याद रखिए, अनुच्छेद 23 के अंतर्गत जो मानव दुर्व्यापार है और बालात श्रम, इसे प्रतिश्रेत करने का प्रावधान रखा गया है। साथ ही साथ आप यहाँ पे ये याद रखेंगे कि अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता को रखा गया है, और उसके अलावा अनुच्छेद 22 के अंतर्गत गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण को, और साथ ही ये याद रखिए कि अनुच्छेद 21A या अनुच्छेद 21 का के अंतर्गत 14 वर्ष के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान रखा गया है। साथ में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अनुच्छेद 24 के अंतर्गत क्या रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला महत्वपूर्ण प्रश्न क्या बोल रहा है, संविधान के अनुच्छेद 19 के संदर्भ में निम्नलिखित का सही क्रम बताइए। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे आप अंडरलाइन कर लीजिए। अब इसका सही क्रम जो है किस आधार पे हमको निकालना है, ये मैं आपको बेसिक ट्रिक बता रहा हूँ। देखिए, यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें दी हुई हैं। अब इसका सही क्रम आपको करना क्या है, तो बस देखते हुए चलिए कितना आसान है। जब आप पैदा होते हैं तो सामान्य सी बात है, आप बोलना शुरू करते हैं, यानी रोना गाना, तो ये बोलने की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ गया। ठीक है, तो पहले नंबर में क्या आ जाएगा, बोलने की स्वतंत्रता। अब दूसरे नंबर में क्या होगा, अब आप बोलेंगे तो अकेले तो बोलेंगे नहीं, आपको फ्रेंड चाहिए, ग्रुप चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कि सभा की स्वतंत्रता। दूसरे नंबर में क्या आ जाएगा, सभा। दूसरे नंबर पे सभा। अब सभा बन गया आपका, तो उसमें से आप क्या करेंगे, अपने दोस्तों को चुन लेंगे, नहीं यार ये मेरे लायक है, ये मेरे लायक है, तो आप उससे क्या बना लेंगे, ग्रुप बना लेंगे, एक संघ बना लेंगे। तो तीसरे नंबर में क्या आ जाएगा, संघ। ठीक, अब तीसरे नंबर में जब आपका संघ बन गया, ग्रुप बन गया, तो आप क्या करेंगे, चलो यार कहीं घूमने चलते हैं। आजकल लड़कों की फर्स्ट प्रायोरिटी क्या होती है, गोवा घूमने जाने की। तो आदमी क्या बोलता है, चलो गोवा घूमने, यानी भ्रमण करने की स्वतंत्रता आपको चाहिए। क्या चाहिए, चौथे नंबर में भ्रमण करने की स्वतंत्रता। अब जब चौथे नंबर में आपको भ्रमण करने की स्वतंत्रता मिल गई है, तो आप क्या करेंगे, अब भ्रमण कर लिए। अब गोवा कई लोगों को ज़्यादा ही पसंद आ गया, समझ लीजिए। अब जब पसंद आ गया तो अब वहाँ रहने का मन कर गया आपका, तो अगला क्या आ जाएगा, निवास करने की स्वतंत्रता। तो यहाँ पर पाँचवें नंबर में क्या आ जाएगा, निवास करने की स्वतंत्रता। अब निवास कर लिए, अब आप रोज़ वहाँ देख रहे हो कितना सुंदर सुंदर बियर की कैन है, बियर की बॉटल है, अब आपको ख़रीदने का मन कर रहा है। जब आप रह रहे हो तो कमाने के लिए पैसे चाहिए आपको। अब पैसे चाहिए तो आप क्या करोगे, वित्तीय उपजीविका या व्यापार या कारोबार की स्वतंत्रता की। ठीक, तो छठवें नंबर में क्या आ जाएगा, ये। तो इस प्रकार से आप इस ट्रिक से इसको याद रख सकते हैं। इस आधार पे आप ऑप्शन लगाएंगे तो आप यहाँ पे खोज सकते हैं कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 1 4 5 3 2 6। ठीक, ये आपको याद करने का बेसिक ट्रिक मैंने बताया। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न कूट आधारित प्रश्न है। देखिए, कूट आधारित प्रश्न का एकदम सरल तरीका मैं बताऊंगा जो आसानी से आपसे सॉल्व हो जाए। ठीक है, इस प्रकार के प्रश्न को मैंने इंक्लूड किया है क्योंकि आजकल इसी प्रकार के प्रश्न आ रहे हैं। तो कूट आधारित प्रश्न के साथ साथ कथन एवं निष्कर्ष वाले प्रश्न भी आपको देखने मिलेंगे, सही जोड़ी वाले भी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, और साथ ही साथ वन लाइनर फैक्ट वाले प्रश्न भी आपको इसमें देखने मिलेंगे। तो देखिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। पहले अनुच्छेद 352 के अनुसार आपातकाल के विषय में क्या सही है। तो सबसे पहले सही है उसको आप अंडरलाइन कीजिए। ठीक, अब सही है पूछा है तो हम उसको राइट लगाते हुए चलेंगे जो कि सही है। तो पहला कूट क्या बोलता है, यह राष्ट्रपति के द्वारा घोषित किया जाता है, एकदम करेक्ट है, इसलिए इसको राइट लगा लीजिए। दूसरा बोलता है 2 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, तो ये गलत है। ठीक, 1 माह के भीतर संसद की स्वीकृति मिलनी चाहिए, ये एकदम सही है। अगला कूट क्या बोलता है, संसद के साधारण बहुमत से इसकी स्वीकृति मिलनी चाहिए। तो देखिए, संसद के साधारण बहुमत के अंतर्गत इसकी स्वीकृति नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है, दरअसल 2/3 बहुमत यानी विशेष बहुमत के अंतर्गत इसकी स्वीकृति दी जाती है, यानी ऑप्शन नंबर 5 यहाँ पर सही होगा। इसके अलावा याद रखिए, छठवां ऑप्शन बोलता है संसद के साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है, तो ये भी एकदम करेक्ट हो जाएगा।
देखिए कुछ चीज़ याद रखिए, इसके अंतर्गत आपको ये याद रखना है कि संसद जो है, संसद क्या करेगा, संसद यहाँ पर जब भी इसको प्रस्ताव लाएगा आपातकाल के लिए तो कितने बहुमत से लाएगा, 2/3 बहुमत से लाएगा, राष्ट्रपति के पास भेजेगा और राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करेगा। याद रखिए राष्ट्रपति ही आपातकाल की घोषणा करता है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा कितने प्रकार के आपातकाल होते हैं और आपातकाल से संबंधित जो अगला प्रश्न आएगा उसमें मैं आपको डिटेल से बताऊंगा, ठीक। और याद रखिए जब आपातकाल को वापस लेना होता है तो साधारण बहुमत, साधारण बहुमत क्या होता है, साधारण बहुमत जो होता है 1/2 से अधिक यानी आधे से अधिक बहुमत को हम क्या बोलते हैं, साधारण बहुमत से इसे वापस लिया जा सकता है। तो यहाँ पर अपने पास 4 ऑप्शन हो गए। कौन कौन से ऑप्शन हो गए जो सही है, यहाँ पर देखिए पहला, उसके अलावा तीसरा और पांचवा और छठवा। इस आधार पे हम ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन आपके सामने है, देखिए ये जो ऑप्शन है अपन लगा लेते हैं। हमारे पास क्या क्या था, पहला, तीसरा, पांचवा, छठवा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे हैं। देखिए याद रखिए अनुच्छेद 352 के अंतर्गत राष्ट्रपति जो है युद्ध, बाह्य आक्रमण और सशस्त्र विद्रोह के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है। याद रखिए राष्ट्रपति जो है आपातकाल की घोषणा मंत्रिमंडल की सिफारिश से ही करता है, स्वयं से नहीं करता। यदि लोकसभा में साधारण बहुमत से आपातकाल की जो घोषणा हुई है उसे वापस लेने का प्रस्ताव पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति जो है क्या करता है, आपातकाल को वापस ले लेता है, ठीक, याद रखेंगे। इसके अलावा अगला प्रश्न में आ जाते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है मूलतः भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां थी। तो देखिए मूलतः भारत के संविधान में 8 अनुसूचियां थी, याद रखिए, और वर्तमान में कितनी हैं, वर्तमान में 12 अनुसूचियां हैं। इसके अलावा 3-4 चीज़ें आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है। वर्तमान भारत के संविधान में 470 अनुच्छेद हैं, कितने, 470। पहले कितने थे, 395, ठीक। इसके अलावा याद रखिए भाग, संविधान के टोटल पुराने जो है कितने भाग थे, 22 भाग थे। वर्तमान में कितने हैं, 25 भाग हैं, याद रखेंगे 25 भाग हमारे संविधान में वर्तमान में है। और जो अनुसूचियाँ हैं वो 8 थी पुराने में और वर्तमान में 12 हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको नोट डाउन करके कहीं भी रख लीजिए। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। संविधान का कौन सा अनुच्छेद कहता है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य कदम उठाएगा। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अनुच्छेद 50 के अंतर्गत जो है राज्य की लोक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका से पृथक करने के लिए राज्य क्या करेगा, कदम उठाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान का अनुच्छेद 368 के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे संशोधित किया जा सकता है। याद रखिए अनुच्छेद 368 के अंतर्गत जो है भारत की संसद के पास संविधान संशोधन का क्या है, अधिकार है, ठीक। याद रखिए संविधान संशोधन के लिए या वो उसका प्रस्ताव लाने के लिए किस प्रकार का बहुमत चाहिए, 2/3 वाला बहुमत चाहिए, याद रखेंगे 2/3 वाला, ठीक। अब ये भी याद रखिए कि संविधान संशोधन के अंतर्गत जो भारत की संसद है वो प्रस्तावना, मूल अधिकार या पूरे संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन संविधान के आधारभूत ढांचे में संशोधन जो है संसद नहीं कर सकती। अब आधारभूत ढांचा क्या होता है, ऑप्शन के आधार पर लगाते हैं। तो ऑप्शन क्या बोल रहा है यहाँ पर, विधि का शासन। देखिए भारत में विधि का शासन है, विधि सर्वोच्च मानी जाती है, तो ये आधारभूत ढांचा हो गया, ठीक है। विधि का शासन हमारे देश में हमेशा से रहेगा और हमेशा आगे चल के भी रहेगा, ठीक। ऐसा तो नहीं है कि हमारे देश में अगर कोई प्रशासक या शासक आ जाए तो वो ये बोले कि आज से मेरा जो है शासन चलेगा तो मेरा ही कानून चलेगा, ऐसा नहीं हो सकता, इसलिए उसका आधारभूत ढांचा हुआ। दूसरा देखिए शासन का प्रजातांत्रिक स्वरूप। देखिए हमारे भारत में जो शासन है वो प्रजातांत्रिक है, ये भी आधारभूत ढांचा है, ठीक। कोई विशेष व्यक्ति के द्वारा शासन तभी चलाया जा रहा है जब हम प्रजाजन उसको चुन करके कहाँ भेजे हैं, शासन करने के लिए पार्लियामेंट में भेजे हैं या नेता बनाए हैं, ठीक। इसमें भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। पंथ निरपेक्ष में भी किसी प्रकार का संशोधन नहीं किया जा सकता। इसके अलावा राष्ट्रपति के अवधि में संशोधन किया जा सकता है। द्विसदनात्मक विधानमंडल में भी संशोधन किया जा सकता है। याद रखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की अवधि कहने का मतलब है हमारे देश में जो राष्ट्रपति 5 साल के लिए होता है वो उसको बढ़ा करके संशोधन के द्वारा 10 साल भी किया जा सकता है, 15 साल भी किया जा सकता है।
और इसके अलावा एक और बात याद रखिए, हमारे भारत के संविधान में ये ज़रूर मेंशन किया गया है कि राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 साल रहेगा, लेकिन ये नहीं बताया गया कि एक व्यक्ति कितनी बार हमारे भारत देश का राष्ट्रपति बन सकता है, कितनी बार भी राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, याद रखेंगे। तो इस आधार पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन 4 और 5 जो है करेक्ट है इसमें। अगला देखते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 224 के द्वारा निम्नलिखित में से किस स्वतंत्र संस्था के गठन का प्रावधान है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आएगा। 324 के अंतर्गत भारत में निर्वाचन आयोग, देखिए निर्वाचन आयोग एक स्वतंत्र संस्था है जिसके स्थापना का जो है या गठन का प्रावधान इसके अंतर्गत रखा गया है। याद रखेंगे इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 में की गई थी। पहला निकाय जब बना था वो कब बना था? 25 जनवरी 1950 में। इसके अलावा याद रखिए लोक सेवा आयोग, भारत में जो लोक सेवा आयोग है उसकी स्थापना का प्रावधान भाग 14 के अंतर्गत है। कौन से भाग 14 के अंतर्गत है? जो कि अनुच्छेद 315 से लेकर 323 के अंतर्गत है। इसके अलावा याद रखिए राज्य पुनर्गठन आयोग जो है वो भाग 1 के अंतर्गत होता है, अनुच्छेद 1 से 3 के बीच में। इसके अलावा अगला प्रश्न में आ जाते हैं, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 344 के अंतर्गत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। तो याद रखिए 1955 के अंतर्गत बीजी खेर की अध्यक्षता में जो है राष्ट्रीय या राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था। याद रखेंगे, ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आ चुका है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद राज्य सूची के विषय पर विधि निर्माण कर सकती है? तो याद रखिए अनुच्छेद 249 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। 249 के अंतर्गत जो है संविधान या संसद राज्य सूची के किसी विषय पे विधि निर्माण कर सकती है। याद रखिए यहाँ पर बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि हमारा जो भारत है उसके अंतर्गत 3 सूची कार्यरत है, जो कि है राज्य सूची, केंद्र सूची और समवर्ती सूची। केंद्र सूची वह होता है जिसके अंतर्गत हमारा केंद्र सरकार जो है कानून बनाता है, और राज्य सूची वो होता है जिसके अंतर्गत हमारा राज्य सरकार कानून बनाता है, और समवर्ती सूची वो होता है जिसमें दोनों सरकार आपस में मिल करके कानून बनाती है। तो ये कुछ जो आपकी स्क्रीन में आ रहा है ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि केंद्र, राज्य और समवर्ती सूची के, इसको आप रट डालिए क्योंकि एग्जाम में आते ही हैं। इसके अलावा अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रसाद का सिद्धांत का उल्लेख करता है? ठीक, तो यहाँ पर याद रखें 310, अनुच्छेद 310 ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, जो कि प्रसाद के सिद्धांत का उल्लेख करता है। प्रसाद का सिद्धांत क्या है? मोटा मोटी ये समझ लीजिए कि जैसे कि हमारे छत्तीसगढ़ में अगर किसी जैसे राज्य शासन कार्यकर्ता अधिकारी है उसका पोस्टिंग होगा वो राज्यपाल के द्वारा होगा, और जैसे कि केंद्र में आईएएस, आईएफएस, आईपीएस ये सारे लोगों का जो नियुक्ति होता है वो किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। तो ये एक हिसाब से उनके द्वारा और उनके कहे अनुसार उतने ही दिन तक मतलब कार्यरत रहेंगे। जैसे कि अगर केंद्र सरकार में राष्ट्रपति चाहे किसी भी आईएएस, आईपीएस या आईएफएस को भगा सकता है, तो ये एक हिसाब से प्रसाद पर्यंत है, यानी भैया आपको मैं जब तक रखना चाहूँ तब तक रख सकता हूँ और जब भगाना चाहूँ तो भगा सकता हूँ। वैसे हमारे राज्य सरकार में भी है। हमारे यहाँ जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट बोल देगी, राज्यपाल जब भी बोल देगा कि भैया आज हमको रखना है तो आप 10 दिन काम करोगे, 10 दिन बाद मैं आपको भगा सकता हूँ, या आज भगा सकता हूँ या कल भगा सकता हूँ। ठीक, ये प्रसाद का सिद्धांत है, बेसिक मोटा मोटी। ये इंग्लैंड से लिया गया, बस इतना याद रखिए। इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत एक नागरिक को विदेश यात्रा का अधिकार है? तो याद रखिए अनुच्छेद 21 के अंतर्गत किसी भी नागरिक को विदेश यात्रा का जो है अधिकार है। अब यहाँ पे याद रखिए अनुच्छेद 21 जो है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के अंतर्गत आता है। इसके अलावा अनुच्छेद 19, 20 और 22 क्या होते हैं? 19 से लेकर 22 जो है स्वतंत्रता का अधिकार है, ठीक है, जिसमें अनुच्छेद 19 बोलता है बोलने की स्वतंत्रता, यानी वाक की स्वतंत्रता या अपनी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अंतर्गत आ जाता है 19, ठीक। और 20 जो आ जाता है वो अपराधों के लिए 2 सिद्धि के संबंध में संरक्षण है। इसके अलावा अनुच्छेद 22 क्या बोलता है? कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और विरोध के लिए संरक्षण, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न फिर से कूट वाला आ गया। प्रश्न क्या बोलता है? संविधान का अनुच्छेद 21 संरक्षण प्रदान करता है, तो किस किस के आधार पर संरक्षण आपको प्रदान करता है उसको हमको देखना है। तो हम यहाँ पर टिक वैसे ही लगाते चलेंगे जैसे मिला था, ठीक है।
तो देखिए, कार्यपालिका के कार्यों के विरुद्ध, विधायिका के कार्यों के विरुद्ध, अगला है कार्यपालिका एवं विधायिका दोनों के कार्यों के विरुद्ध। तो देखिए, कार्यपालिका के विरुद्ध भी करता है और विधायिका, तो यहाँ पर डायरेक्ट दे दिया है दोनों का, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इसको हम राइट लगा लेते हैं। और व्यक्ति को, यानी कार्यपालिका और विधायिका दोनों के विरुद्ध किसको देता है? व्यक्ति को देता है। तो यहाँ पर आप ऑप्शन देखेंगे, ऑप्शन नंबर सी तीसरा और चौथा कहीं ना कहीं करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अनुच्छेद 21 में क्या बोला है? स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। आपको अनुच्छेद 21 क्या करता है? स्वतंत्रता का अधिकार प्रदान करता है। यह समस्त व्यक्तियों को प्राप्त है, यानी भारत के भी व्यक्तियों को, विदेश के भी व्यक्तियों को, जो हमारे भारत में रह रहा है चाहे कहीं से भी आया हो, उसको अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न बोलता है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अंतर्गत सही नहीं है? तो देखिए, यहाँ पर क्या दिया है? ऑप्शन नंबर ए बोला है भाग 9 में पंचायत दिया गया है, एकदम करेक्ट है। भाग 9 का में नगर पालिकाएँ दी हुई है, ये भी सही है, नगरीय निकाय। भाग 9 खा में सहकारी समितियाँ दी हुई है, ये भी एकदम करेक्ट है। और भाग 10 में अधिकरण, ये गलत है। ठीक है, भाग 10 के अंतर्गत अनुसूचित और अनुसूचित जाति के क्षेत्र का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके अलावा अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न बोल रहा है सुमेलित कीजिए। देखिए, यहाँ पर आपको सही जोड़ी मिलाना है, तो अनुच्छेद के आधार पर आप यहाँ पे मिला सकते हैं। मैं आपको बताते आता हूँ, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए। संवैधानिक संशोधन, देखिए अभी थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा, संविधान का जो संशोधन है अनुच्छेद 360 के अंतर्गत है। ठीक है, वित्त आयोग जो है किसके अंतर्गत है? 280 के अंतर्गत। याद रखिए 280 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिए कि अनुच्छेद 280 के अंतर्गत क्या है? वित्त आयोग। ठीक, वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो कि 368 के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ऐसे लगा लेंगे। ठीक है, और अखिल भारतीय सेवाएं, देखिए अगर आपको IAS, IPS, IFS बनना है तो ये भी रट के चलिए, 312 के अंतर्गत, अनुच्छेद 312 के अंतर्गत। तो यहाँ पर देखिए आपके लिए ऑप्शन दिया हुआ है, इस आधार पर आप इसको लगा सकते हैं। ठीक, अगला प्रश्न भी सूची मिलाओ के अंतर्गत है, तो यहाँ पर देखते हैं क्या क्या बोला है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, जो कि अनुच्छेद 348 के अंतर्गत है, यहाँ पे से आप सीधा लगा लेंगे। ठीक, उसके अलावा वित्त आयोग, अभी जस्ट मैंने थोड़ी देर पहले बताया 280 के अंतर्गत। देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आ चुका है। वित्त आयोग 280 के अंतर्गत है। प्रशासनिक अधिकरण अनुच्छेद 323 के अंतर्गत है, और बच गया संघ लोक सेवा आयोग 315 के अंतर्गत है। ठीक है, याद रखिए अखिल भारतीय सेवा 312 के अंतर्गत है, 312 के अंतर्गत है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग किसके? अनुच्छेद 315 के अंतर्गत है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न फिर से सूची मिलाओ है। देखिए यहाँ पर ही बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर एक प्रश्न आपके लिए बहुत ही एग्जाम के लिए प्रिपरेशन की ओर हर एक कदम बढ़ाता हुआ चल रहा है। ठीक है, इसमें बोला है विधानता नए राज्य को शामिल। देखिए मैंने पहले ही बोला है, नए राज्य बनाने का जो है अनुच्छेद 1 से 3 के अंतर्गत है। भाग 1 में दिया हुआ है, तो अनुच्छेद 2 याद रखिए, पहला का ये हो गया। उसके अलावा समानता का अधिकार, तो सामान्य सी बात है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत है, ये मौलिक अधिकार है। गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया कि अनुच्छेद 22 के अंतर्गत है। राष्ट्रपति का जो विधेयक को अनुमोदित करने का अधिकार 111 के अंतर्गत है, यानी अनुच्छेद 111 के अंतर्गत। अगला प्रश्न देख, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 370 क्या है? देखिए याद रखिए, अभी रिसेंट में ही 370 के लिए जो है नया कानून बन गया। 370 जो धारा हटाई गई है, तो ये इससे संबंधित प्रश्न नहीं आएगा, ये पुराने प्रश्न थे, कई बार पूछे थे, इसलिए मैंने इसको उठा लिया है, लेकिन फिर भी आपको जानकारी दे देता हूँ। ठीक, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल राष्ट्रपति को अनुमोदन के लिए विधेयक को भेज सकते हैं? किसी प्रकार का जो विधेयक रहता है, वो अपना जो राज्यपाल है वो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत जो है राष्ट्रपति को क्या करेगा? भेजेगा। ठीक है, याद रखेंगे। तो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत क्या करता है? जो राज्यपाल है वो राष्ट्रपति के लिए किसी भी प्रकार का विधेयक को फॉरवर्ड करने की शक्ति रखेगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद को आपातकाल के दौरान स्थगित नहीं किया जा सकता? तो ये आप रट के रख लीजिए, अनुच्छेद 21 को किसी भी प्रकार से जो है रद्द नहीं किया जा सकता। अब ऐसा क्या है इसमें? अनुच्छेद 21 के अंतर्गत प्राण एवं देह की स्वतंत्रता आपको प्राप्त होती है, यानी आपका जो प्राण है वो किसी भी आपातकाल के अंतर आपसे कोई नहीं छीन सकते, यानी
आप किसी का प्राण नहीं ले सकते, किसी की जो देह है उसको हानि नहीं पहुंचा सकते। याद रखेंगे, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक की स्वतंत्रता मिलती जो किसी भी हाल में रद्द नहीं की जा सकती। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए ये प्रश्न फिर से कूट आधारित है और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ये लगभग 5 बार एग्जाम में आ चुका है। ठीक है, व्यापम के भारतीय संविधान के अनुच्छेद 236 में यथा परिभाषित जिला न्यायाधीश में निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। ठीक, ये दरअसल इसका आंसर जो है व्यापम ने 2 बार विलोपित किया है और 1 बार अपने हिसाब से सही लिया है। तो इस प्रश्न को मैं डायरेक्टली स्क्रीन में डाल दूंगा, जिसको आप लोग सॉल्व कीजिए और इसका आंसर मुझे ज़रूर बताइए। ठीक है, इसका आंसर मैं दरअसल इसलिए नहीं बता रहा हूँ क्योंकि कई स्टूडेंट ये बोलेंगे सर आप गलत आंसर बता रहे हैं, लेकिन आपका स्वविवेक क्या कहता है इसका सही आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आपके स्क्रीन में मैं ये पूरा ये क्वेश्चन डाल दूंगा ताकि आप इसका आंसर बता पाएँ। देखते हैं अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं। अनुच्छेद 368 के अंतर्गत कौन सा संशोधन सही है। ठीक, यहाँ पे कथन और कारण वाला प्रश्न आ गया। संविधान संशोधन विधेयक पास करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। ठीक, याद रखिए संविधान संशोधन विधेयक के लिए ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जिसमें लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त बैठक हो। ठीक, दूसरा देखिए, संविधान संशोधन विधेयक किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। हाँ, ये करेक्ट है कि किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 2 सही होगा, चाहे लोकसभा या राज्यसभा। याद रखिए लोकसभा और राज्यसभा में एक अंतर है कि राज्यसभा को उच्च सदन बोलते हैं और लोकसभा को निम्न सदन। ठीक, लोगों की सभा यानी हमारी सभा जो है, आम नागरिक की सभा क्या कहलाती है, लोकसभा, और राज्यसभा जो है उच्च सदन कहलाती है। याद रखेंगे लोकसभा जो है हर 5 वर्ष में भंग हो जाती है, लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न सही जोड़ी संबंधित है। इसमें ये बोला है अनुच्छेद 76, अनुच्छेद 148, अनुच्छेद 75 और अनुच्छेद 331 क्या है। तो याद रखिए अनुच्छेद 76 है भारत का महान्यायवादी। ठीक, यहाँ पे देखिए भारत का महान्यायवादी कहाँ पे है उसको देखते हैं। दूसरा अनुच्छेद 148 क्या बोल रहा है, याद रखेंगे अनुच्छेद 148 के अंतर्गत भारत का महानियंत्रक या महालेखा परीक्षण आता है। तो ऑप्शन नंबर इस प्रकार से आप इसको मिला लेंगे, ये यहाँ पर मैंने मिला दिया। ठीक है, और अनुच्छेद 75A या 75 का या 75(1) के अंतर्गत क्या आता है, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। ठीक, केंद्रीय मंत्रियों की नियुक्ति। उसके अलावा 331 के अंतर्गत आता है, 331 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार। ठीक, ऑप्शन नंबर इस प्रकार से आप मिला लेंगे इसको, ये यहाँ पर मैंने मिला दिया, ये देखिए। ठीक, इस प्रकार से आप ऑप्शन लगाएंगे तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर फिर से आ गया है, देखिए हर एक प्रश्न आप नोट करके या स्क्रीनशॉट करके भी रख सकते हैं। यहाँ पे देखिए विधि के समक्ष समानता, तो विधि के समक्ष समानता किसके अंतर्गत मिलती है, अनुच्छेद 14 के अंतर्गत। कार्य करने का अधिकार अनुच्छेद 41 के अंतर्गत मिलता है। ठीक, और कार्य करने के लिए सही और मानवीय स्थितियाँ अनुच्छेद 42 के अंतर्गत मिलता है, यहाँ पर आप मिला लीजिए। इसके अलावा बच्चों के लिए मुफ्त तथा अनिवार्य शिक्षा, ये सामान्य सी बात है, अनुच्छेद 45 के अंतर्गत मिलता है। इस आधार पे आप लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20 में निम्नलिखित में क्या सम्मिलित है। याद रखेंगे क्या सम्मिलित बोला है, क्या सम्मिलित नहीं है नहीं बोला है। ठीक है, तो यहाँ पे आप याद रखिए कार्योत्तर विधि संरक्षण भी है, दोहरा दंड के लिए संरक्षण है, आत्म अभिशंसा में संरक्षण भी है, यानी उपयुक्त सभी आ जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा को भंग किया जा सकता है। तो याद रखिए लोकसभा को जो है अनुच्छेद 85 के अंतर्गत भंग किया जा सकता है, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। संविधान में जोड़ी गई 10वीं अनुसूची संबंधित है, तो 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, दल परिवर्तन से संबंधित है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में इसमें प्रावधान दिया गया है। 28 नंबर प्रश्न क्या बोलता है, संविधान के अनुच्छेद 368 को संशोधित करने के लिए एक विधेयक लोकसभा में विचाराधीन है। ठीक, मतदान के समय 251 सदस्य उपस्थित थे और सदन सर्वसम्मति से विधेयक को पारित कर देता है। तो विधेयक क्या होगा, देखिए शायद आपको पता नहीं होगा, वर्तमान में लोकसभा में जो सदस्यों की संख्या वो कितनी है, 543। अब 543 का आधा कितना होता है, 543 का आधा होता है 271 के आसपास होता है। ठीक है,
तो याद रखिए संविधान संशोधन विधेयक जो है वो 2/3 बहुमत से पास होता है, 2/3 बहुमत से पास होता है। तो सामान्य सी बात है कि ये 2/3 बहुमत नहीं है। 2/3 बहुमत अगर आप लगाएंगे तो लगभग 300 से ज़्यादा जाएगा। तो ये जो विधेयक है वो जो है पारित नहीं होगा, ठीक है, पारित नहीं होगा, याद रखेंगे। तो ऑप्शन के आधार पर लगाएंगे तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। क्या नहीं होगा? पारित नहीं होगा। यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैं क्लीन कर देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। ये मैं क्लीन कर दिया। देखिए ऑप्शन पढ़िए क्या बोल रहे हैं। विधेयक पारित की घोषणा हो जाएगी? नहीं, नहीं होगा, बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। विधेयक पारित की घोषणा नहीं होगी, हाँ ये करेक्ट है, विधेयक पारित नहीं होगा, ठीक। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे हैं। संविधान में निम्नलिखित में से किस प्रावधान के अंतर्गत भारतीय संसद को नया राज्य बनाने का अधिकार है? तो देखिए यहाँ पर अब आ गया ना अनुच्छेद 1, 2, 3। तो याद रखिए अनुच्छेद 3 के अंतर्गत, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अनुच्छेद 3 के अंतर्गत जो है संविधान को नया राज्य बनाने का अधिकार है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 और 55 में संशोधन का क्या प्रावधान है? तो याद रखिए संशोधन का जो प्रावधान है वो संसद के बहुमत, जो कि आधे से अधिक बहुमत होना चाहिए, राज्यों के विधानमंडल का जो पुनर्समर्थन द्वारा प्राप्त होता है, ठीक। ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किस संविधान प्रावधान को आपातकाल में भी निलंबित नहीं किया जा सकता? तो अनुच्छेद 21 को देखिए, मैंने बोला ना कई बार ये प्रश्न आया है। अनुच्छेद 21 जो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है उसे किसी प्रकार से हटाया या उसमें बाधा नहीं लगाई जा सकती। अगला प्रश्न देखिए, इनमें से कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता के प्रथा को प्रतिबंधित करता है? तो याद रखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी, अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 के अंतर्गत अस्पृश्यता का अंत होता है। अब उसके अलावा 16 के अंतर्गत क्या होता है आप पूछेंगे, तो जो समानता यानी नौकरियों में समानता, लोक अभियोजन में समानता का अधिकार किसके अंतर्गत है? अनुच्छेद 16 के अंतर्गत। 17 में मैंने बता दिया क्या अस्पृश्यता का अंत है। अनुच्छेद 18 के अंतर्गत क्या है? उपाधियों का अंत है। अनुच्छेद 19 के अंतर्गत क्या है? बोलने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 20 के अंतर्गत क्या है? दोष सिद्धि के विरुद्ध संरक्षण का अधिकार है। ये सब जो है मौलिक अधिकार के अंतर्गत है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय संविधान का भाग 16 संबंधित नहीं है। याद रखिए किससे संबंधित नहीं है ये बोला है। तो यहाँ पर जैसे आप ऑप्शन पढ़ेंगे तो ऑप्शन के आधार पर आप लगा सकते हैं। देखिए पहला ऑप्शन है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए लोकसभा में स्थानों में संरक्षण, हाँ अनुच्छेद मतलब भाग 16 के अंतर्गत दिया हुआ है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए राज्यसभा में स्थानों में संरक्षण, ये भी है, ठीक। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति राज्य विधान मंडलों में संरक्षण या आरक्षण, हाँ बिल्कुल है। लोकसभा में आंग्ल इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व, देखिए ये नहीं है, ठीक, ये राज्यसभा के अंतर्गत आता है। तो अगला प्रश्न यहाँ पे देख लेते हैं, भारत के किन 2 अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध का अधिकार माना गया है? तो याद रखिए अनुच्छेद 23 और अनुच्छेद 24 के अंतर्गत जो है शोषण के विरुद्ध अधिकार को रखा गया है, ठीक है। याद रखिए 12 से 35 के बीच जो है आपके मौलिक अधिकार दिए हुए हैं जो कि भाग 3 में है, ठीक है। इसके अलावा अनुच्छेद 23 और 24 के अंतर्गत क्या दिया हुआ है? अनुच्छेद 23 के अंतर्गत दिया है मानव दुर्व्यापार एवं बालाश्रम, और 24 के अंतर्गत दिया है बालकों में नियोजन का प्रतिषेध, ठीक है। यानी जो 14 वर्ष से कम बालक हैं वो काम में भेज दिए जाते हैं, उस प्रकार का, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या बोल रहे हैं, मूलतः भारत के संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं? तो देखिए मूलतः हमारे भारत में 12 जो अनुसूचियां, ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं, मौलिक अधिकार भारत के संविधान के किस भाग में है? तो ये याद रखिए तीसरे भाग में। कौन से? तीसरे भाग में। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान में मूलतः कितने अनुच्छेद हैं? तो मैंने अभी बताया कि 395 मूलतः अनुच्छेद, ठीक। वर्तमान में कितने हैं? 470। अगला प्रश्न देखिए, भारत के संविधान का कौन सा भाग संविधान के संशोधन से संबंधित है? तो याद रखेंगे 20वां भाग, जिसमें अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन से संबंधित है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न क्या बोल रहे हैं, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद आपातकाल में स्थगित नहीं हो सकता? तो अनुच्छेद 21। अगला प्रश्न देखिए जो वीडियो है थोड़ी लंबी हो रही है, मैं नहीं चाहता कि आप इसको देखते देखते बोर हो जाएं, तो इसका मैं भाग 2 ज़रूर लेके आऊँगा। दरअसल ज़्यादा लंबी होने के कारण आप भी पढ़ने में बोर हो जाते हैं,
तो मैं नहीं चाहता कि आपको ये जो वीडियो है ज़्यादा बोर लगे और आपको याद करने में कठिनाई हो। इतना प्रश्न भी अगर आप लगा लेते हैं तो ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड पीस आउट। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।